तो पिछली क्लास में शायद हम देख रहे थे मेथड ऑफ इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी, स्ट्रिंग इफ़िशियंसी, यानी कि स्ट्रिंग इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के स्ट्रिंग इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमने आपको क्या बताया था, बाय यूजिंग लार्ज या लॉन्गर लिख सकते, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। ठीक है, अब देखिए इस मेथड को हम लोग समझते हैं पहले क्या होता है। तो देखिए तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा टावर होता है। ठीक, अब इस टावर में जैसे मान लिया हमारा ये इस तरीके से ये इंसुलेटर डिस्क लगी है, एक ये है, दूसरी इंसुलेटर डिस्क ये है, तीसरी ये है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, मान लिया हमने एक और इंसुलेटर डिस्क लगा दी इस तरीके से। ठीक, ये हमारा कंडक्टर है और इस तरीके से ये हमने ये मेटल लिंक है जिससे हमारे इंसुलेटेड डिस्क कनेक्ट है। यहाँ से ये कंडक्टर है लास्ट वाली। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि ये आप कह सकते हो क्रॉस आर्म। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसके क्रॉस आर्म को बढ़ा करके, तो क्रॉस आर्म को बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक की अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हमारा जो इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, जो शंट कैपेसिटेंस था C1, तो इस C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी बताइए। C1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी जब हम क्रॉस आर्म को बढ़ाएंगे, क्रॉस आर्म की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो जब C1 कम होगा, ठीक है, तो C1 कम होने का मतलब डायरेक्टली क्या है, हम जानते हैं कि C1 का रिलेशन हमने देखा था K और C ये होता है, यानी कि ये होता है आपका शंट कैपेसिटेंस और ये क्या होता है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस। अब यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, यानी कि इसकी वैल्यू को कम करना, सॉरी C1 की, C1 क्या है, शंट कैपेसिटेंस। अब इसी शंट कैपेसिटेंस के कारण ही हमारा क्या होता था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता था हर डिस्क के अक्रॉस, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, इस C1 की वैल्यू को कम करना। अब इस C1 की वैल्यू किस तरीके से कम होगी, तो देखिए अगर हम C1 की वैल्यू कैसे कम कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो हमारी C1 की वैल्यू कम होती जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। और C1 की वैल्यू जब कम होगी तो हम जानते हैं ये हमारा K की वैल्यू भी कम हो जाएगी, K की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि हम डायरेक्टली ये चीज़ कह सकते हैं कि K की वैल्यू जितनी कम होगी, K की वैल्यू जो कांस्टेंट आपका K है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हमारा C1 की वैल्यू कम होगी, और जितनी C1 की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेज का वो कम हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्योंकि C1 के कारण ही शंट कैपेसिटेंस के कारण ही हमारा क्या होता था, ये अनइक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। यानी कि अगर हम क्रॉस आर्म को बढ़ा देंगे तो हमारा यहाँ से C1 की वैल्यू कम हो जाएगी, C1 की वैल्यू कम होने का मतलब K की वैल्यू कम हो जाएगी, और K की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब हम जानते हैं K की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन भी देखा था स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, K प्रोपोर्शनल होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसकी वैल्यू कम होगी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब हमारा है कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ना, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए सभी लोग बताओ। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा मेथड जो है वो हमने बताया बाय यूजिंग
ग्रेडिंग द इंसुलेटर। यानी कि दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर हम इंसुलेटर की ग्रेडिंग कर दें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की ग्रेडिंग करने से क्या होगा, अलग अलग ग्रेडिंग करेंगे तो अलग अलग ग्रेडिंग करने से हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं। यानी कि ग्रेडिंग करने से हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, होगी कि नहीं बताइए। अब देखिए इसकी ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे ग्रेडिंग अगर करते हैं, किसकी ग्रेडिंग करते हैं, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर ग्रेडिंग करेंगे, हम जानते हैं कि डिफरेंट साइज़ के हम लोग इंसुलेटर अगर यूज करते हैं तो डिफरेंट साइज़ के इंसुलेटर यूज करेंगे तो डिफरेंट साइज़ के आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी कि नहीं। अब इसकी ग्रेडिंग जो इस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है कि जो टॉप वाली यूनिट है आपकी, जो टॉप वाली यूनिट डिस्क होती है उसका कैपेसिटेंस क्या है, मिनिमम रहे, मिनिमम कैपेसिटेंस रहे। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे यानी कि बॉटम की तरफ, बॉटम का मतलब जो निचली वाली डिस्क है, बॉटम यूनिट डिस्क, तो बॉटम यूनिट डिस्क की अगर कैपेसिटेंस कैसा रहे, मैक्सिमम कैपेसिटेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बढ़ता हुआ टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता हुआ। क्यों, अब ये चीज़ हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बी, यही होता है, आप रिलेशन जानते हैं। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू अपॉन सी के। बताओ, अगर वोल्टेज निकालेंगे, सॉरी ऐसे देखिए, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल है सी अपॉन क्यू। नहीं ये रिलेशन नहीं होता, क्या होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, क्यू इक्वल्स टू सी भी होता है ना रिलेशन। तो यहाँ से इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले, क्यू इक्वल्स टू सी वी ये होता है। अब यहाँ से अगर वोल्टेज और कैपेसिटेंस का रिलेशन निकालोगे तो देखो क्या निकलेगा, वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, ये होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का रिलेशन सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज आपका नीचे वाली डिस्क यानी कि बॉटम वाली डिस्क में क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, स्ट्रेस। ठीक, तो इस मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो हाँ, यानी कि कहने का मतलब है हमारा, क्योंकि C1 है ना, तो C1 की वजह से हमारा ये कैपेसिटेंस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर मैक्सिमम कैपेसिटेंस यहाँ पे होगा, कहाँ पे, अगर मैक्सिमम कैपेसिटेंस रखना है कहाँ पे, बॉटम वाली यूनिट पे, तो बॉटम वाली यूनिट पे कैपेसिटेंस अगर मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा बताइए। C1 की वैल्यू अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम रखते हैं बॉटम वाली स्टेज पे, तो वोल्टेज का स्ट्रेस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि इस तरीके से करते हैं कि हमारा वोल्टेज का स्ट्रेस जो मिनिमम वाली डिस्क होती है, जो बॉटम वाली डिस्क होती है, उस पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए, है ना, यही चीज़ होती है। अब देखो, तो यहाँ से हमारा देखो किस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं, तो ग्रेडिंग हमको इंसुलेटर की इस तरीके से करना है कि मिनिमम कैपेसिटेंस रहे आपका इंसुलेटर डिस्क का, कहाँ पे, टॉप पर, और मैक्सिमम कहाँ पे रहे कैपेसिटेंस की वैल्यू, बॉटम वाली, क्योंकि कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा तो नीचे वाली डिस्क के वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ग्रेडिंग करके हम लोग इंसुलेटर, सॉरी ग्रेडिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो ग्रेडिंग करके समझ में आ गया इतनी चीज़ें, बताइए।
दूसरा मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड क्या है? तो थर्ड मेथड ये कहता है कि अगर हम लोग गार्ड रिंग का यूज करते हैं तो हमारी स्टिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो गार्ड रिंग क्या है? देखिए, गार्ड रिंग, ठीक। अब ये गार्ड रिंग क्या होता है? तो देखिए, बेसिकली गार्ड रिंग क्या होता है? एक मेटल की रिंग होती है। क्या होती है? एक मेटल की रिंग होती है। जैसे मान लेते हैं आपका ये टावर है, ठीक है, क्रॉस आर्म और टावर है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये कैपेसिटेंस आपका होता था, ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस मान लिया 3 है, ये कंडक्टर है। अब इसके बीच कैपेसिटेंस C1 होता है, इसके बीच C1 होता है, C1 जिसको हम शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक। मान लिया ये, तो इसको ऐसे भी देख लो, बना लो। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि C1 के कारण ही हमारा क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस के कारण ही हमारा वोल्टेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि इसमें जो करंट होती है, इसमें जो करंट जाती है, इस करंट की वजह से, यानी कि अब मानते हैं हमारा इसमें करंट I1 स्मॉल, इसमें I2 स्मॉल, I3, ठीक है। यानी कि इसी करंट की वजह से हमारा क्या होता था, अनबैलेंस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो हम कहने का मतलब है कि हमको इस करंट को मैनेज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल की रिंग बना देते हैं। तो मेटल की रिंग जो बनाई जाती है वो नीचे वाले कंडक्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से मेटल की रिंग कनेक्ट की जाती है। ये मान लेते हैं एक मेटल की रिंग होती है। अब हम जानते हैं, आपको बताया कि जहाँ पे मेटल होगा और यहाँ पे एयर होगा, ठीक है, और दो मेटल के बीच में क्या होगा, एयर हमारा एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज कर होता है। तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस बनेगा इस तरीके से, ठीक, और इसके बीच में एक कैपेसिटेंस बनेगा। तो ये जो कैपेसिटेंस बनता है, यही कैपेसिटेंस क्या करता है, इस करंट को मैनेज कर देता है। तो इस करंट को मैनेज करने से क्या है, हमारा जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका हर डिस्क के क्रॉस मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जब बीटेक में पढ़ेंगे तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ फ़िलहाल आप इतना समझिए कि हम गार्ड वायर का यूज़ करते हैं, और गार्ड वायर कह सकते हो या गार्ड रिंग कह सकते हो, जो क्या होती है, मेटल की बनी होती है, मेटल की रिंग होती है। और जिसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं किसके बीच में, बिटवीन बॉटम इंसुलेटर डिस्क और एंड कंडक्टर से, ठीक। कंडक्टर से, देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से और ये बॉटम वाली जो डिस्क है उससे आपकी कनेक्ट कर दी जाती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज का इक्वलाइजेशन हो जाता है, ठीक। तो ये जब आप उसमें पढ़ेंगे बीटेक में, तो वहाँ डायरेक्ट आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी है। फिलहाल आप इतना आप समझिए कि गार्ड वायर का यूज कर किया जाता है इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाती है यहाँ से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो गार्ड वायर कुछ नहीं, आपका एक मेटल का रिंग होती है जो आपकी कंडक्टर से और बॉटम वाली डिस्क से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वोल्टेज का इक्वलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इस तरीके से 3 मेथड होते हैं आपके वोल्टेज को इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के। आप डायरेक्टली कह सकते हो वोल्टेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों मेथड को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तीनों मेथड को नोट कर लीजिए सभी लोग। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो फिलहाल आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है, मेथड ये 3 होते हैं। अब तीनों मेथड को आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसमें डिटेल में आपको नहीं लिखना है, बस समझ जाओ कैसे होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, वोल्ट इफिशियंसी को इम्प्रूव किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आपने सुना होगा एक टॉपिक है हमारा इसमें, कोरोना, ठीक है।
तो ये कोरोना आपका ये जो चल रहा है वो कोरोना नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें एक टॉपिक है कोरोना, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे कोरोना, ठीक है। अब देखिए कोरोना का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम में पढ़ते हो कोरोना। तो इस कोरोना का मतलब क्या होता है। तो देखिए कोरोना का मतलब कुछ नहीं है आपका, जैसे आपने देखा कि आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है मान लिया, ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं इस तरीके से, ठीक, कंडक्टर्स मान लिया है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपका क्या होता है एक सर्टेन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज जब अप्लाई करते हो या अधिक वोल्टेज हो जाता है, अधिक वोल्टेज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ में इस तरीके से एयर होती है। तो ये एयर क्या होती है हमारी आयनाइज्ड हो जाती है। क्या होती है, एयर आयोनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। और आयोनाइज्ड होने से क्या होती है हमारी एयर आयनाइज्ड हो जाती है, वही एयर क्या हो जाती है कंडक्टिंग पाथ फॉलो करने लगती है, यानी कंडक्ट होने लगती है, ठीक है। कंडक्ट होने लगती है, क्या कह सकते हो, कंडक्शन होने लगता है एयर का कंडक्शन होने लगता है। और एयर का कंडक्शन होने से क्या है हमारा इस तरीके से हम मान लेते हैं चारों तरफ इस तरीके से। अब इसके एयर का कंडक्शन होने से हमारा क्या होता है, एक वायलेट कलर की ग्लो होती है, यानी चमक उत्पन्न होती है। और ग्लो के साथ साथ में एक हिसिंग नॉइज़ भी आती है। हिसिंग नॉइज़ का मतलब क्या होती है, झंझनाहट, ठीक है, झंझनाहट होती है। और इसी के साथ में हमारा क्या होता है एक ओजोन गैस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो जिससे हो जाता है, ठीक। तो यही पूरा जो फिनोमेना होता है जो हमने बताया, ये पूरा फिनोमेना, ठीक है, इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कोरोना कह देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोरोना का मतलब क्या है, जब कंडक्टर में जब हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा होता है तो उसमें अधिक कुछ वोल्टेज से अधिक सर्टेन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हो जाता है किसी कारणवश। तो वहाँ से क्या होता है जो हमारा कंडक्टर के चारों तरफ एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है। और आयनाइज होने के साथ साथ में एक बैगनी कलर की, ब्लू और बैगनी कलर की क्या होती है हमारी एक लाइट निकलती है, इसके चारों तरफ होने लगती है कंडक्टर के चारों तरफ, जिससे क्या होता है हमारी उसी के साथ साथ में एक झंझनाहट की आवाज़ आपने सुनी होगी। जनरली ओजोन गैस का उसी समय एक फॉर्मेशन होने लगता है, ओजोन गैस उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो यही जो पूरा फिनोमिना होता है, इसी फिनोमिना को हम लोग कोरोना कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिख लीजिए, हम आपको बोल के लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डालो कोरोना। कोरोना में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें लिखेंगे जब सर्टेन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हो जाता है, लाइन का वोल्टेज हो जाता है, तो कंडक्टर के चारों तरफ एयर या वायु का आयोनाइजेशन होने लगता है, ठीक है। इसी आयोनाइजेशन के कारण
वॉयलेट, वॉयलेट ग्लो या चमक, वॉयलेट कह सकते हो गुलाबी, गुलाबी या नीली कलर की, ठीक है, गुलाबी और नीली कलर की चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, हिसिंग नॉइज़ होती है, हिसिंग नॉइज़, हिसिंग नॉइज़ का मतलब क्या है, झंझनाहट, झंझनाहट, ठीक है। और ओजोन गैस, ओजोन गैस उत्पन्न होने लगती है, उत्पन्न या फॉर्मेशन होने लगता है, होने लगता है। तो इस प्रकार के फिनोमिना को, इस प्रकार के फिनोमिना कह सकते हो, फिनोमिना को कोरोना कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कोरोना मत समझ लीजिए सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोरोना एक वायरस है, यहाँ आपका आप पढ़ोगे एक कोरोना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो कोरोना, ठीक है। तो एक तरीके से आप यही समझिए कि एयर के आयनाइजेशन हो जाता है एयर के, तो कंडक्टर के चारों तरफ एक चमक उत्पन्न होती है वायलेट कलर की, ठीक है, और साथ में इसके एक झंझनाहट की आवाज़ भी आती है, ठीक। तो उस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, आपने जनरली सुनी भी होगी झंझनाहट की आवाज़, तो उसी को हम कोरोना कहा जाता कहते हैं, ठीक है। अब कोरोना से क्या होता है हमारा, तो कोरोना क्या है, फैक्टर्स होते हैं कोरोना के अफेक्ट करने के, ठीक है। तो जैसे कोरोना से क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, तो बोलो आप हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग कोरोना, ठीक है। स्पेलिंग आपकी सेम है, ये मत समझिएगा कि कोरोना वही है, ठीक है, स्पेलिंग सेम है बट वो चीज़ नहीं है। तो देखिए कोरोना से क्या क्या होता है, कोरोना किस कारण होता है हमारा, किस 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 पे डिपेंड करता है, आप ये समझ सकते हो। तो कोरोना हमारा एक तरीके से एटमॉस्फेयर पे भी अफेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, ठीक है, कंडीशन पे, कंडीशन यानी कि वायुमंडलीय, वायुमंडलीय या वायुमंडलीय, वायुमंडलीय स्थिति, वायुमंडलीय की स्थिति पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब जैसे आपने देखा होगा जनरली बरसात के दिनों में, ठीक है, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, एक नमी आती है, तो नमी के कारण ही हमारा ये चीज़, ये कोरोना फिनोमेना हमको देखने को मिलता है, या सर्दियों में होता है, सर्दियों में भी आपको ये फिनोमेना देखने को मिलता है कोरोना वाला, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं इस कोरोना को अफेक्ट होने। तो दूसरा क्या है, लिख लीजिए कंडक्टर साइज, कंडक्टर साइज, कंडक्टर साइज पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर साइज, ठीक है। थर्ड क्या है, लिख लीजिए स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के बीच अगर डिस्टेंस भी कम होगी तब भी आपको ये देखने को मिलने लगता है कभी कभी, ठीक है, इस पर भी फैक्टर्स का डिपेंड करेगा। फोर्थ होता है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है, अगर लाइन वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से अगर ज़्यादा आ जाती है या एक्सीड हो जाती है उस लाइन की रेटेड से, ठीक है, तब भी हमारा ये केस देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। बताओ, तो ये फैक्टर्स होते हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, जी कोरोना को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पावर लॉस, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। तो देखिए कोरोना से क्या होता है, हमारी पावर में लॉसेस भी होते हैं। पावर लॉस क्या होता है, जैसे हम जानते हैं पावर जो लॉस होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, एनर्जी लॉस होती है। ठीक, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ किस में फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में, जैसे हमने बताया लाइट निकलेगी, और साउंड के फॉर्म में, साउंड के यानी कि हिसिंग नॉइज जो होती है, हीट भी उत्पन्न होगी, हीट। ठीक है, और इसी के साथ में केमिकल एक्शन भी होगा। केमिकल एक्शन का मतलब ओजोन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉसेस होती है कोरोना के कारण। ठीक है, पावर लॉस होती है किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, केमिकल एक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कोरोना लॉस का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप बीटेक में पढ़ोगे जाके तो वहाँ से आप डिटेल में इस चीज़ को पढ़ोगे। यहाँ पे आप कोरोना लॉस का एक फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये होता है 242.2 एफ प्लस 2525 अपॉन डेल अंडर रूट आर अपॉन डी, और ब्रैकेट में v माइनस वी सी स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 किलो वाट पर किलोमीटर पर फेज़। ठीक है, पर फेज़। तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये पावर लॉस का फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, पावर लॉस है, कोरोना लॉस कह सकते हो। कोरोना के कारण जो हमारा लॉस होता है पावर लॉस, तो ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब इसमें जो जो क्वांटिटी है उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं आप लोगों को। जैसे इसमें एफ क्या है आपकी, एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी किस में है, हर्ट्ज में है। वी क्या है, वी है आपका फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, न्यूट्रल वोल्टेज जो कि किस में होता है, आरएमएस वैल्यू में होता है। ठीक है, और यहाँ पे वीसी जो आपको दिखाया गया ये क्या होता है, डिसरप्टिव वोल्टेज होता है, डिसरप्टिव वोल्टेज बोला जाता है, डिसरप्टिव वोल्टेज। अब डिसरप्टिव वोल्टेज आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या होता है। तो डिसरप्टिव वोल्टेज आपका ऐसा वोल्टेज होता है जो हमने बताया, जो सर्टेन वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा वाला वोल्टेज, वही आपका क्या कहलाता है, डिसरप्टिव वोल्टेज। तो डिसरप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस पे आपका कोरोना अकर्स होता है, कोरोना उत्पन्न होता है, कोरोना अकर्स होता है, वो आपका क्या होता है, एट कोरोना अकर्स। ठीक, हम कह सकते हैं जिस पे आपका कोरोना उत्पन्न होने लगे वही वोल्टेज आपका डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा डेल, ये डेल जो है ये क्या होता है, ये डेल होता है एयर डेंसिटी फैक्टर होता है, एयर डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, एयर डेंसिटी फैक्टर, इसका फॉर्मूला, इसको जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में तो 3.92 वी अपॉन 273 प्लस टी। ठीक है, टी होती है थिकनेस ऑफ कंडक्टर की थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये एयर डेंसिटी का फैक्टर होता है, यानी कि एयर डेंसिटी फैक्टर जो होता है वो जनरली आपको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, वो 1 किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो 1, डेल की वैल्यू 1 यूज की जाती है। ठीक है, हमेशा। अब ये डिपेंड करता है उसका मौसम पे, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू को। ठीक है, बी क्या होता है यहाँ पे, तो बी जो होता है आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर।
इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है, बस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। आपको अगर कोरोना लॉस पूछा जाएगा तो कोरोना लॉस में ये फॉर्मूला लिख देंगे और ये सारी क्वांटिटीज़ को लिख देंगे क्या होता है, क्योंकि डेरिवेशन आपके बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या है कोरोना लॉस बताना है, यानी कि कोरोना की वजह से जो लॉस होता है उसको कोरोना लॉस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये आता है। तो इसमें हम लोगों को देखना ये है कि कोरोना लॉस बेसिकली हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारा ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, डी क्या है हमारी डिस्टेंस है बिटवीन कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस होती है, और आर जो होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको समझ लीजिए, कोरोना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हटा लीजिए सभी लोग। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट